लगते हैं वो लोग जो पहले डांटते फिर माफी मांगने की आदत है। नाराज हूं मैं आपसे। ऐसा क्या देख रही है? मुझे फिर से वो बेइज्जती याद आ गई जो आपने की, लेकिन इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक सवाल पूछने आई हूँ। बताएं ताई अम्मी, क्या मैं आपकी बहू नहीं बन सकती? घर भी बच जाएगा। बताओ। हम भी तो अजीब थे और तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैनेज करके मुझे कुछ दिखाता हूँ तुम्हें। पर दार जो मेरे रास्ते में आई और नहीं कर सकती, इसकी बातों में आ गई थी मैं। अच्छा ठीक है, भाड़ में जाओ, जो करना है। मीरब और मुर्तसिम के दरमियान दूरियां जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह मीरब खुद है। मीरब अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से मात खा रही है। उसे क्या ज़रूरत थी रोहेल की गाड़ी में बैठ के उसके साथ जाने की। जब मुर्तसिम को पता चलता है कि मरियम खुद गवाही दे रही है कि माँ बेगम इसमें मीरब का कोई कसूर नहीं है, अभी तो उसे भाई से प्यार होना शुरू हुआ था, अभी तो उसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी शुरू की थी और अब देखें ये सब क्या हो गया है। मुर्तसिम बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और हैरान हो जाता है कि हमने मीरब को किस कदर गलत समझा और हमने उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगियों से निकाल बाहर फेंका है। माँ बेगम भी ये सुन के बहुत हैरान होती हैं कि मीरब तो है, वो तो इसमें इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था, सारा कसूर मरियम का था और मरियम ये बात कबूल कर चुकी है। मुर्तसिम जैसे ही जाने लगता है मीरब को लेने के लिए, तो वो उसके घर के बाहर जाके देखता है कि मीरब रोहेल की गाड़ी में बैठ के एक रेस्टोरेंट में चले जाती है। मुर्तसिम जब उसको फॉलो करके उस रेस्टोरेंट तक पहुँचता है तो वो उन्हें बातें करता सुन लेता है कि रोहेल उसे कह रहा है कि तुम्हें अब उससे तलाक लेनी चाहिए, वो तुम्हारे लायक नहीं है और तुम उसे डिज़र्व नहीं करती, ये तुम बस तलाक ले लो और मैं आज भी तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मुर्तसिम पीछे खड़ा ये सब सुन लेता है और क्लैपिंग करके कहता है कि वाह, यहाँ पे तो और ही सीन ऑन हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम लोग बस बहाना चाहिए था और तुम लोग मौके की तलाश में हो और बस एक होना चाहते हो। मीरब बस बहुत दुआएं देती है, उसे कहती है कि मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात तो सुन लो, लेकिन मुर्तसिम कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है और ना ही वो अब कुछ सुनना चाहता है, ना ही वो अब कुछ सुनेगा। वो बस अपना फ़ैसला सुनाएगा क्योंकि मुर्तसिम खान जो है उसे बस अपने फ़ैसले सुनाने की आदत है। जहाँ मीरब अना परस्त है और ख़ुद परस्त है और मीरब अपने आगे किसी की नहीं सुनती, वैसे मुर्तसिम भी अब किसी की नहीं सुनेगा। वो घर जाता है तो माँ बेगम कहती हैं तुम मीरब को लेके नहीं आए, जाओ मीरब को लेके आओ, लेकिन मुर्तसिम कहता है कि वो जहाँ है वो खुश है और उसे खुश रहने दें। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और मीरब अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपना हक कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। माँ बेगम को मुर्तसिम की कोई बात समझ में नहीं आती और वो सवालिया नज़रों से उसे देखती रह जाती हैं और मुर्तसिम अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ हया भी देखती है कि मीरब जो है वो मुर्तसिम के साथ नहीं आई। हया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इनकी लड़ाई हो गई और अब ये जो है मुर्तसिम जो है अब कभी भी मीरब को नहीं लेके आएगा। ये तो मीरब को लेने गया था ना, ज़रूर मीरब ने आने से इनकार कर दिया होगा और वो इतनी खुद परस्त और अकड़ू है कि वो अपना ही नुकसान करी जा रही है और इस बात का उसको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। यही मीरब जो है वो रेस्टोरेंट में हैरान होती है और कहती है कि हमारे बीच दूरियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्यों बदल जाती है। और वहीं रोहेल जो है वो उससे और भड़काता है और उसके दोस्त जो हैं उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब तलाक लेनी है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मीरब जो है वो रोहेल को शटअप कॉल देती है और उसके मुँह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि हम सब की जो ज़िंदगियों में जहर वो तुम्हारी वजह से घोला हुआ है, तुम और हया ने मिलकर हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मुर्तसिम के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकते क्योंकि मैं मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मुझे लेने आए या ना लेने आए, मैं उसी की हूँ और मैं सारी ज़िंदगी उसी के इंतज़ार में गुजार दूँगी। ये कहते ही मीरब जो है रेस्टोरेंट से नीचे चले जाती है और रोहिल खड़ा का खड़ा देखते ही रह जाता है। तभी उसकी दोस्त भी जो है वो उसको शर्मिंदा करती है कि देखा, तुम्हें बस इसी की कदर थी, इस थप्पड़ ने तुम्हें अपनी औकात याद दिला दी है और अब तुम जो हो कि अब ढीठ बन के उसके पीछे घूम रहे हो, तुम्हें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रोहेल हैरान हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि हाँ, मैंने देखो किस लड़की के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके पीछे जो किसी और से प्यार करती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूँगा। तभी जो है रोहेल भी और उसकी फ्रेंड भी गाड़ी में बैठ के घर के लिए तरफ रवाना हो जाते हैं। मीरब घर पहुँच के बहुत रोती है। वो अपने माँ बाप जो हैं वो उसके पूछ रहे होते हैं कि बेटा मेरा क्या हुआ है, तो वो सारी हकीकत उनको बयान करती है कि मैं इस तरह से रोहेल के साथ रेस्टोरेंट में गई थी तो मुर्तसिम आ गया और उसने हमारी बातें सुन ली। वो लोग डिवोर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ गई है। तभी वकास जो है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें वैसे ज़रूरत ही क्या थी रोहेल की गाड़ी में बैठ के जाने की, ये लोग फसादी लोग हैं, तुम्हारे बीच जो है दूरियाँ पैदा कर रहे हैं और तुम इनको मौका दे रही हो, तुम इन्हें मौका ना दो और इनसे दूरी इख्तियार करो। तभी मेरे कहती है कि हाँ, मैंने उसे शटअप कॉल दे दी है और अब वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करेगा।
तभी रोहेल जो है वो मुर्तसिम को कॉल करता है। मुर्तसिम को कॉल करके वो सारी बात बताता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने सोचा। मुर्तसिम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही गुस्से से कहता है कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, बिल्कुल भी मीरब की सिफारिश करने के लिए फ़ोन किया है और तुम लोग यही चाहते हो कि उसकी शादी भी बची रहे और तुम लोग का एंजॉयमेंट भी होता रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी घर की इज़्ज़त है और वो मेरे घर की इज़्ज़त ही रहेगी, इसलिए मैं उसे बाइज़्ज़त तरीके से तलाक दूंगा और तुम जो हो ये अपनी ऊँची हरकतें जो हैं बंद कर दो। रोहेल कहता है नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, अगर तुमने मीरब को तलाक दी तो वो मर जाएगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और देखो मेरे इतने बार इकरार करने के बावजूद भी वो मुझसे जो है नहीं कर पाई। मैंने उसे इतना मनाया, इतना बताया और उसके पीछे मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन वो अब आज भी तुमसे प्यार करती है और वो इस बात का इकरार कर चुकी है। मुर्तसिम हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ये सब मीरब ने कहा है कहने को। तभी कहता है कि नहीं, मीरब तो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार के जा चुकी है और वो मेरी मोहब्बत मेरे मुँह पे मार गई है, अब मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊँगा। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों में जो भी दूरियां और गलतफहमियां पैदा हुई हैं मैं बस उसे दूर कर दूं। मैं हमेशा से मैं ही उससे प्यार करता था, उसने कभी भी इकरार मोहब्बत नहीं किया और ना ही मेरा किसी भी बात में साथ दिया। तुम मुझे हमेशा गलत समझते रहे और लोग जो हैं वो तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने लग गए। तभी जो मुर्तसिम है वो हैरान हो जाता है और रोहेल उसको सारी बात बताता है तो मुर्तसिम फ़ोन बंद करके सोचने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, इतनी अकड़ू लड़की, जब मैं मेरे प्यार में पड़ ही गई थी तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसे ये सब कहने की। अब मैं क्या करूँ, वो तो इतनी अब गुस्से वाली है कि पता नहीं क्या रिएक्शन दे। तभी मुर्तसिम कहता है कि मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। जब वो जाने लगता है भाई तो बेगम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुर्तसिम कहता है मैं मीरब को लेने जा रहा हूँ। पास खड़ी हया सुन के हैरान हो जाती है कि अभी तो ये कह रहा था कि वो अब कभी नहीं आएगी, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे, और अब ये फिर जा रहा है उसको लेने। तो माँ बेगम खुश हो जाते हैं कि जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगी। मुर्तसिम कहता है बस माँ बेगम दुआ करिएगा वो इतनी गुस्सा ना दिखाए और मेरे साथ चुप करके आ जाए। तभी जो है हया कहती है हाँ मीरब और चुप करके आ जाए, वो तुम्हारा फिर से तुम्हारा वही हशर करेगी और तुम्हें इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देगी। और तभी मुर्तसिम जो गाड़ी में बैठ के मीरब के घर चला जाता है उसको मनाने के लिए। दरवाज़ा खटकाता है तो मीरब जो है वो उदास दिल के साथ दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसी वक्त वो दोबारा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। तभी मुर्तसिम धक्का दे के अंदर आ जाता है और कहता है कि कोई अपने शौहर को देख के इस तरह से दरवाज़ा बंद करता है। तो मीरब कहती है कि कैसा शौहर, कौन सा शौहर, तुमने तो इतनी मेरी इंसल्ट की और तुमने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और अपने फैसले सुना के भाग गए थे और अब क्या लेने आए हो। तभी वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। तभी वकास और उसकी बेगम भी निकल आते हैं, कहते हैं अरे मुर्तसिम बेटा तुम कब आए। तो मुर्तसिम कहता है कि अभी आया हूँ और अपनी बीवी को लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे ले जाऊँ। तो वो वकास और उसकी बेगम कहते हैं कि हाँ बेटा, मीरब जो है वो तुम्हारी अमानत है हमारे पास और तुम अपनी अमानत को खुशी खुशी ले जा सकते हो। तभी मीरब कहती है कि मैंने इनके साथ नहीं जाना, इसके जो दिल में आता है ये सोचते हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपना हुक्म मेरे ऊपर चला देते हैं, जैसे मैं कोई पंचायत की बंदी हूँ और इनका हुक्म मानना मेरे लिए फ़र्ज़ है। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की कि अब मुझे बिल्कुल भी इनके साथ नहीं जाना। मुर्तसिम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बोलो तो कान पकड़ता हूँ। जैसे ही मुर्तसिम कान पकड़ता है तो मीरब की हंसी निकल जाती है और वो हंसने लग जाती है और वह कहती है कि ये एटीट्यूड आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आप जो है रोब वाले मुर्तसिम ही अच्छे लगते हो। तभी उनमें रोमांस शुरू हो जाता है और वकास और उनकी बेगम जो है वो खड़े देख रहे होते हैं। तभी मुर्तसिम कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मीरब तैयार होने चली जाती है और जब तैयार होकर नीचे आती है तो मुर्तसिम उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है और वो आज ख़ास मुर्तसिम के लिए तैयार हुई है। मुर्तसिम उसे बहुत देख के खुश होता है और फिर इजाज़त लेके वो लोग गाड़ी में बैठ के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर जाते ही माँ बेगम उसका बहुत खुशी से इस्तकबाल करती हैं और उसे ढेर सारी दुआएं देती हैं और माफ़ी भी मांगती हैं कि बेटा हमने तुम्हें गलत समझा और अब तुम हमें माफ़ कर दो। मरियम ने हमें सारी सच्चाई बता दी है कि सारा कसूर मरियम का था, तुमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और मना किया कि भागो मत, लेकिन उसने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मरियम ने अब हमें सब कुछ सच बता दिया है और वकास ने भी जो तुम्हारी साइड ली और सारी बात हमें बताई उसका तो हमें इल्म ही नहीं था, हमें माफ़ कर दो। तभी मीरब कहती है कि नहीं, आप हमारी बड़ी हैं, आप हमसे माफ़ी मत मांगे, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। उस वक्त आप लोगों को जो सही लगा आप लोगों ने वही किया, बस अब मैं हमारे घर में खुशियाँ चाहती हूँ और एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ और मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। तभी मीरब जो है वो शर्माते शर्माते माँ बेगम से कहती है कि मैं मुर्तसिम से दोबारा से शादी करना चाहती हूँ और इस रिश्ते को दिल से कबूल करना चाहती हूँ।
مرتسم حیران ہو کے میرب کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ آخرکار یہ سارے کانٹریکٹس جو ہے وہ پھاڑ کے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ نکاح میں نے دل سے قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ایک کانٹریکٹ میرج کی تھی. اب میں چاہتی ہوں کہ میں مرتسم کو دل سے اپناؤں, اسی لیے میں اسے دل سے قبول ہے کرنا چاہتی ہوں. تو آپ پلیز ہماری شادی دوبارہ سے کروا دیں. ماں بیگم بہت خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارے ہاں کیوں نہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا رہے اور ایک اچھا سا فنکشن ارینج کریں گے جس میں تم دونوں کی دوبارہ سے شادی کرواؤں گی اور ہمارا گھر جو ہے وہ خوشیوں سے اور خوشبوؤں سے گونج اٹھے گا. اور وہی پاس کھڑی حیا جو ہے وہ بہت غصے میں آ جاتی ہے, بہت پریشان ہو جاتی ہے. وہ بھاگی جاتی ہے, اپنا کمرہ بند کر کے اندر ہی بند ہو جاتی ہے. لیکن اسے منانے والی مریم بھی وہاں نہیں ہوتی اور وہ بہت ہی غصے میں اور بہت ہی شدت سے جو ہے سوچتی ہے سارا کچھ مرتسم کے بارے میں کہ وہ میرا پہلا پیار ہے اور میرب نے اسے مجھ سے چھین لیا ہے. اور انہی سب سوچوں میں وہ اپنی ہاتھ کی نس کاٹ لیتی ہے اور اس کی نس جب وہ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتی ہے تو باہر سے دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ پاتا کہ یہ سب اس نے کیا کیا ہے یا یہ کیوں کمرے میں بند ہے. پورا دن گزرنے کے بعد بھی جب حیا کمرے سے باہر نہیں نکلتی تو ماں بیگم اسے جاتی ہیں کہ یہ لڑکی سارا دن سوتی رہتی ہے, اسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے, چلو اٹھو حیا دروازہ کھولو. وہ بہت بچاتی ہیں لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا. تبھی وہ گھر کے نوکروں کو بلا کے چابی سے دروازہ کھلواتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اندر حیا جو ہے وہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور اس سے ہوش نہیں ہوتی اور چاروں طرف خون ہی خون ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھ کی نس کاٹ چکی ہوتی ہے لیکن ابھی زندہ ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے. ماں بیگم جو ہے وہ مرتسم کو پریشانی سے بلاتی ہیں, آوازیں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حیا کو دیکھو کیا ہو گیا, حیا کو اٹھاؤ, کوئی اسے ہاسپٹل لے کے جاؤ. بہت شور شرابہ کرتی ہیں اور بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ نہ جانے کب سے یہ ادھر اس طرح سے پڑی ہوئی ہے اور کہیں مر تو نہیں گئی اور اس نے یہ کیا کر دیا. یہ پھر سے مرتسم اور میرب کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سک رہی. یہی کچھ اس نے شادی والے دن بھی کیا تھا اور اب جب ان کی دوبارہ سے شادی ہونے والی ہے تو اس نے پھر سے یہی تماشا شروع کر دیا ہے. ماں بیگم جو ہے انہی سوچوں میں گم اس کو اٹھا رہی ہوتی ہیں, ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور حیا کو ہوش نہیں آتا. اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. مرتسم جو ہے بھاگا گاڑی نکالتا ہے, اسے فٹافٹ ہاسپٹل پہنچاتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے وہ بینڈیج کر کے حیا کو دوائی دے دیتا ہے اور ریسٹ کی تلقین کرتا ہے اور وہ اسے گھر لے آتے ہیں. تبھی حیا جو ہے وہ بہت سیڈ ہو گئی ہے اور اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے اور وہ ماں بیگم کو کہتی ہے کہ ماں بیگم میں شادی کرنا چاہتی ہوں, آپ جلدی سے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے میرا رشتہ کروا دیں. ماں بیگم بہت حیران ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اتنی تبدیلی, یہ ابھی اس کی کوئی نئی چال ہے, یہ ضرور اب کچھ نیا کرنا چاہتی ہے. مرتسم بھی اسے دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ سب کیوں کر رہی ہے اور اب کیا کرنا چاہتی ہے. ماں بیگم اس کو کہتی ہیں کہ یہ کیا اچانک اس طرح سے کیسے تم نے ابھی یہ نس کاٹی ہے اور یہ سب کرنے کے بعد اب ایک نیا ڈرامہ شروع کر رہی ہے اور کہہ رہی ہو کہ میری شادی کروا دو. تو بہت پریشان ہو جاتی ہیں ماں بیگم اور اس سے پوچھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی سے شکایت ہے, میں بس اب اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزارنا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ دوسرے بھی آرام سکون سے رہیں. مرتسم مجھ سے پیار نہیں کرتا, مجھے یہ بات بہت پہلے ہی سمجھ جانی چاہیے تھی کہ اب ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن میں نے اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی اور نہیں بنا سکی. اب اسی کے چلتے میں ہار مانتی ہوں اور میں مرتسم اور میرب کی زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں اور یہ تبھی ممکن ہے جب میں اس گھر سے نکلوں گی شادی کر کے. آپ جلدی سے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کے میری شادی کرا دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں یہاں شادی کر کے یہاں اس گھر سے جانے کے لیے تیار ہوں. تبھی وہ اپنے کمرے میں چلے جاتی ہیں اور مرتسم اور ماں بیگم بھی سکون کا سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو حیا کے لیے. مرتسم کہتا ہے میں بہت اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا اس کے لیے اور آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کو بہت خوش رکھے گا. تبھی جو ہے حویلی میں مرتسم اور میرب کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. مرتسم دلہے کے روپ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوتا ہے, وہیں میرب جو ہے وہ دوبارہ سے دلہن بن کے بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. دونوں دل سے ایک دوسرے کو قبول ہے کرتے ہیں اور سارے کانٹریکٹس پھاڑ کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ تیرے بن ڈرامے کی ہو جاتی ہے ہیپی اینڈنگ. مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ریویو میں, تب تک کے لیے اللہ, اور اسے خوش رہنے دیں. ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے حساب سے جینے کا پورا حق ہے اور میرب اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اسے اپنا حق کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے. ماں بیگم کو مرتسم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ جاتی ہیں اور مرتسم اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. وہاں حیا بھی دیکھتی ہے کہ میرب جو ہے وہ مرتسم کے ساتھ نہیں آئی. حیا بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آخرکار ان کی لڑائی ہو گئی اور اب یہ جو ہے مرتسم جو ہے اب کبھی بھی میرب کو نہیں لے کے آئے گا. یہ تو میرب کو لینے گیا تھا نا, ضرور میرب نے آنے سے انکار کر دیا ہوگا اور وہ اتنی خود پرست اور اکڑو ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کری جا رہی
रही है और इस बात का उसको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। यही मीरब जो है वो रेस्टोरेंट में हैरान होती है और कहती है कि हमारे बीच दूरियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्यों बदल जाती है। और वहीं रोहेल जो है वो उससे और भड़काता है और उसके दोस्त जो हैं उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अब तलाक लेनी है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मीरब जो है वो रोहेल को शट अप कॉल देती है और उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि हम सब की जो ज़िंदगियों में जहर वो तुम्हारी वजह से घोला हुआ है, तुम और हया ने मिलकर हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मुर्तसिम के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकते, क्योंकि मैं मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मुझे लेने आए या ना लेने आए, मैं उसी की हूँ और मैं सारी ज़िंदगी उसी के इंतज़ार में गुजार दूँगी। ये कहते ही मीरब जो है रेस्टोरेंट से नीचे चले जाती है और रोहिल खड़ा का खड़ा देखते ही रह जाता है। तभी उसकी दोस्त भी जो है वो उसको शर्मिंदा करती है कि देखा, तुम्हें बस इसी की कदर थी, इस थप्पड़ ने तुम्हें अपनी औकात याद दिला दी है और अब तुम जो हो कि अब ढीठ बन के उसके पीछे घूम रहे हो, तुम्हें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रोहेल हैरान हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि हाँ, मैंने देखो किस लड़की के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके पीछे जो किसी और से प्यार करती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूँगा। तभी जो है रोहेल भी और उसकी फ्रेंड भी गाड़ी में बैठ के घर के लिए तरफ रवाना हो जाते हैं। मीरब घर पहुँच के बहुत रोती है। वो अपने माँ बाप जो हैं वो उसके पूछ रहे होते हैं कि बेटा मीरब क्या हुआ है, तो वो सारी हकीकत उनको बयान करती है कि मैं इस तरह से रोहेल के साथ रेस्टोरेंट में गई थी तो मुर्तसिम आ गया और उसने हमारी बातें सुन ली। वो लोग डिवोर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ गई है। तभी वकास जो है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें वैसे ज़रूरत ही क्या थी रोहेल की गाड़ी में बैठ के जाने की, ये लोग फसादी लोग हैं, तुम्हारे बीच जो है दूरियां पैदा कर रहे हैं और तुम इनको मौका दे रही हो, तुम इन्हें मौका ना दो और इनसे दूरी इख्तियार करो। तभी मेरे कहती है कि हाँ, मैंने उसे शटअप कॉल दे दी है और अब वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तभी रोहेल जो है वो मुर्तसिम को कॉल करता है, मुर्तसिम को कॉल करके वो सारी बात बताता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने सोचा। मुर्तसिम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही गुस्से से कहता है कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, बिल्कुल भी मीरब की सिफारिश करने के लिए फ़ोन किया है और तुम लोग यही चाहते हो कि उसकी शादी भी बची रहे और तुम लोग का एंजॉयमेंट भी होता रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी घर की इज़्ज़त है और वो मेरे घर की इज़्ज़त ही रहेगी, इसलिए मैं उसे बाइज़्ज़त तरीके से तलाक दूंगा और तुम जो हो ये अपनी ऊँची हरकतें जो है बंद कर दो। रोहेल कहता है नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, अगर तुमने मीरब को तलाक दी तो वो मर जाएगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और देखो मेरे इतने बार इकरार करने के बावजूद भी वो मुझसे जो है प्यार नहीं कर पाई। मैंने उसे इतना मनाया, इतना बताया और उसके पीछे मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन वो अब आज भी तुमसे प्यार करती है और वो इस बात का इकरार कर चुकी है। मुर्तसिम हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ये सब मीरब ने कहा है कहने को। तभी कहता है कि नहीं, मीरब तो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार के जा चुकी है और वो मेरी मोहब्बत मेरे मुँह पे मार गई है, अब मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। बस मैं अभी ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों में जो भी दूरियां और गलतफहमियां पैदा हुई हैं मैं बस उसे दूर कर दूँ। मैं हमेशा से मैं ही उससे प्यार करता था, उसने कभी भी इकरार मोहब्बत नहीं किया और ना ही मेरा किसी भी बात में साथ दिया, तो मुझे हमेशा गलत समझते रहे और लोग जो हैं वो तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने लग गए। तभी जो मुर्तसिम है वो हैरान हो जाता है और रोहेल उसको सारी बात बताता है, तो मुर्तसिम फ़ोन बंद करके सोचने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, इतनी अकड़ू लड़की जब मैं मेरे प्यार में पढ़ी गई थी तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसे ये सब कहने की, अब मैं क्या करूँ, वो तो इतनी अब गुस्से वाली है कि पता नहीं क्या रिएक्शन दे। तभी मुर्तसिम कहता है कि मैं अभी जाके उसको लेके आता हूँ। जब वो जाने लगता है भाई तो बेगम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुर्तसिम कहता है मैं मीरब को लेने जा रहा हूँ। पास खड़ी हया सुन के हैरान हो जाती है कि अभी तो ये कह रहा था कि वो अब कभी नहीं आएगी, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे और अब ये फिर जा रहा है उसको लेने। तो बेगम खुश हो जाते हैं कि जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगी। मुर्तसिम कहता है बस बेगम दुआ करिएगा वो इतनी गुस्सा ना दिखाए और मेरे साथ चुप करके आ जाए। तभी जो है हया कहती है हाँ मीरब और चुप करके आ जाए, वो तुम्हारा फिर से तुम्हारा वही हशर करेगी और तुम्हें इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देगी। और तभी मुर्तसिम जो गाड़ी में बैठ के मीरब के घर चला जाता है उसको मनाने के लिए। दरवाज़ा खटकाता है तो मीरब जो है वो उदास दिल के साथ दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसी वक्त वो दोबारा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। तभी मुर्तसिम धक्का दे के अंदर आ जाता है और कहता है कि कोई अपने शौहर को देख के इस तरह से दरवाज़ा बंद करता है। तो मीरब कहती है कि कैसा शौहर, कौन सा शौहर, तुमने तो इतनी मेरी इंसल्ट की और तुमने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और अपने फैसले सुना के भाग गए थे और अब क्या लेने आए हो। तभी वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। तभी वकास और उसकी बेगम भी निकल आते हैं, कहते हैं अरे मुर्तसिम बेटा तुम कब आए। तो मुर्तसिम कहता है कि अभी आया हूँ और अपनी बीवी को लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे ले जाऊँ। तो वो वकास और उसकी बेगम कहते हैं कि हाँ बेटा, मीरब जो है वो तुम्हारी अमानत है हमारे पास और तुम अपनी अमानत को खुशी खुशी ले जा सकते हो। तभी मीरब कहती है कि मैंने इनके साथ नहीं जाना, इसके जो दिल में आता है ये सोचते हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपना हुक्म मेरे ऊपर चला देते हैं, जैसे मैं कोई पंचायत की बंदी हूँ और इनका हुक्म मानना मेरे लिए फ़र्ज़ है।
इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की कि अब मुझे बिल्कुल भी इनके साथ नहीं जाना। मुर्तसिम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बोलो तो कान पकड़ता हूँ। जैसे ही मुर्तसिम कान पकड़ता है तो मीरब की हंसी निकल जाती है और वो हंसने लग जाती है और वो कहती है कि ये एटीट्यूड आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आप जो है रोब वाले मुर्तसिम ही अच्छे लगते हो। तभी उनमें रोमांस शुरू हो जाता है और वकास और उनकी बेगम जो है वो खड़े देख रहे होते हैं। तभी मुर्तसिम कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और उसे खुश रहने दें। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और मीरब अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपना हक कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। माँ बेगम को मुर्तसिम की कोई बात समझ में नहीं आती और वो सवालिया नज़रों से उसे देखती रह जाती हैं और मुर्तसिम अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ हया भी देखती है कि मीरब जो है वो मुर्तसिम के साथ नहीं आई। हया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आखिरकार इनकी लड़ाई हो गई और अब ये जो है मुर्तसिम जो है अब कभी भी मीरब को नहीं लेके आएगा। ये तो मीरब को लेने गया था ना, ज़रूर मीरब ने आने से इनकार कर दिया होगा और वो इतनी खुदपरस्त और अकड़ू है कि वो अपना ही नुकसान करी जा रही है और इस बात का उसको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा। यही मीरब जो है वो रेस्टोरेंट में हैरान होती है और कहती है कि हमारे बीच दूरियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग में क्यों बदल जाती है। और वहीं रोहेल जो है वो उससे और भड़काता है और उसके दोस्त जो हैं उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें तलाक लेनी है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी मीरब जो है वो रोहेल को शट अप कॉल देती है और उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि हम सबकी जो ज़िंदगियों में जहर वो तुम्हारी वजह से घोला हुआ है, तुम और हया ने मिलकर हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मुर्तसिम के ख़िलाफ़ नहीं भड़का सकते क्योंकि मैं मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मुझे लेने आए या ना लेने आए, मैं उसी की हूँ और मैं सारी ज़िंदगी उसी के इंतज़ार में गुजार दूँगी। ये कहते ही मीरब जो है रेस्टोरेंट से नीचे चले जाती है और रोहिल खड़ा का खड़ा देखते ही रह जाता है। तभी उसकी दोस्त भी जो है वो उसको शर्मिंदा करती है कि देखा, तुम्हें बस इसी की कदर थी, इस थप्पड़ ने तुम्हें अपनी औकात याद दिला दी है और अब तुम जो हो कि अब ढीठ बन के उसके पीछे घूम रहे हो, तुम्हें ये भी नज़र नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रोहेल हैरान हो जाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि हाँ, मैंने देखो किस लड़की के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके पीछे जो किसी और से प्यार करती है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूँगा। तभी जो है रोहेल भी और उसकी फ्रेंड भी गाड़ी में बैठ के घर के लिए तरफ रवाना हो जाते हैं। मीरब घर पहुँच के बहुत रोती है। वो अपने माँ बाप जो हैं वो उसके पूछ रहे होते हैं कि बेटा मीरब क्या हुआ है, तो वो सारी हकीकत उनको बयान करती है कि मैं इस तरह से रोहेल के साथ रेस्टोरेंट में गई थी तो मुर्तसिम आ गया और उसने हमारी बातें सुन ली। वो लोग डिवोर्स को डिस्कस कर रहे थे और हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो और बढ़ गई है। तभी वकास जो है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें वैसे ज़रूरत ही क्या थी रोहेल की गाड़ी में बैठ के जाने की, ये लोग फसादी लोग हैं, तुम्हारे बीच जो है तो दूरियां पैदा कर रहे हैं और तुम इनको मौका दे रही हो, तुम इन्हें मौका ना दो और इनसे दूरी इख्तियार करो। तभी मीरब कहती है कि हाँ, मैंने उसे शटअप कॉल दे दी है और अब वो बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं करेगा। तभी रोहेल जो है वो मुर्तसिम को कॉल करता है, मुर्तसिम को कॉल करके वो सारी बात बताता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुमने सोचा। मुर्तसिम बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही गुस्से से कहता है कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, बिल्कुल भी मीरब की सिफारिश करने के लिए फ़ोन किया है और तुम लोग यही चाहते हो कि उसकी शादी भी बची रहे और तुम लोग का इंजॉयमेंट भी होता रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी घर की इज़्ज़त है और वो मेरे घर की इज़्ज़त ही रहेगी, इसलिए मैं उसे बाइज़्ज़त तरीके से तलाक दूंगा और तुम जो हो ये अपनी ऊँची हरकतें जो हैं बंद कर दो। रोहेल कहता है नहीं नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, अगर तुमने मीरब को तलाक दी तो वो मर जाएगी, वो तुमसे बहुत प्यार करती है और देखो मेरे इतने बार इकरार करने के बावजूद भी वो मुझसे जो है प्यार नहीं कर पाई। मैंने उसे इतना मनाया, इतना बताया और उसके पीछे मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, लेकिन वो अब आज भी तुमसे प्यार करती है और वो इस बात का इकरार कर चुकी है। मुर्तसिम हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें ये सब मीरब ने कहा है कहने को। तभी कहता है कि नहीं, मीरब तो मेरे मुँह पे थप्पड़ मार के जा चुकी है और वो मेरी मोहब्बत मेरे मुँह पे मार गई है, अब मैं उसके पीछे कभी नहीं जाऊंगा। बस मैं अभी ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से आप दोनों में जो भी दूरियां और गलतफहमियां पैदा हुई हैं मैं बस उसे दूर कर दूँ। मैं हमेशा से मैं ही उससे प्यार करता था, उसने कभी भी इकरार मोहब्बत नहीं किया और ना ही मेरा किसी भी बात में साथ दिया। तुम मुझे हमेशा गलत समझते रहे और लोग जो हैं वो तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने लग गए। तभी जो मुर्तसिम है वो हैरान हो जाता है और रोहेल उसको सारी बात बताता है तो मुर्तसिम फ़ोन बंद करके सोचने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, इतनी अकड़ू लड़की जब मैं मेरे प्यार में पढ़ी गई थी तो मुझे क्या ज़रूरत थी उसे ये सब कहने की। अब मैं क्या करूँ, वो तो इतनी अब गुस्से वाली है कि पता नहीं क्या रिएक्शन दे। तभी मुर्तसिम कहता है कि मैं अभी जाकर उसको लेके आता हूँ। जब वो जाने लगता है भाई तो माँ बेगम कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुर्तसिम कहता है मैं मीरब को लेने जा रहा हूँ। पास खड़ी हया सुन के हैरान हो जाती है कि अभी तो ये कह रहा था कि वो अब कभी नहीं आएगी, उसे अपनी ज़िंदगी जीने दे और अब ये फिर जा रहा है उसको लेने। तो माँ बेगम खुश हो जाते हैं कि जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर आ जाएगी। मुर्तसिम कहता है बस माँ बेगम दुआ करिएगा वो इतनी गुस्सा ना दिखाए और मेरे साथ चुप करके आ जाए।
तभी जो है हया कहती है हाँ मीरब और चुप करके आ जाए, वो तुम्हारा फिर से तुम्हारा वही हशर करेगी और तुम्हें इंसल्ट करके अपने घर से निकाल देगी। और तभी मुर्तसिम जो गाड़ी में बैठ के मीरब के घर चला जाता है उसको मनाने के लिए। दरवाज़ा खटकाता है तो मीरब जो है वो उदास दिल के साथ दरवाज़ा खोलती है, लेकिन उसी वक्त वो दोबारा दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है। तभी मुर्तसिम धक्का दे के अंदर आ जाता है और कहता है कि कोई अपने शौहर को देख के इस तरह से दरवाज़ा बंद करता है। तो मीरब कहती है कि कैसा शौहर, कौन सा शौहर, तुमने तो इतनी मेरी इंसल्ट की और तुमने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और अपने फैसले सुना के भाग गए थे और अब क्या लेने आए हो। तभी वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। तभी वकास और उसकी बेगम भी निकल आते हैं, कहते हैं अरे मुर्तसिम बेटा तुम कब आए। तो मुर्तसिम कहता है कि अभी आया हूँ और अपनी बीवी को लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे ले जाऊँ। तो वो वकास और उसकी बेगम कहते हैं कि हाँ बेटा, मीरब जो है वो तुम्हारी अमानत है हमारे पास और तुम अपनी अमानत को खुशी खुशी ले जा सकते हो। तभी मीरब कहती है कि मैंने इनके साथ नहीं जाना, इसके जो दिल में आता है ये सोचते हैं और अपनी मर्ज़ी करते हैं और अपना हुक्म मेरे ऊपर चला देते हैं जैसे मैं कोई पंचायत की बंदी हूँ और इनका हुक्म मानना मेरे लिए फ़र्ज़ है। इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट की कि अब मुझे बिल्कुल भी इनके साथ नहीं जाना। मुर्तसिम कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बोलो तो कान पकड़ता हूँ। जैसे ही मुर्तसिम कान पकड़ता है तो मीरब की हंसी निकल जाती है और वो हंसने लग जाती है और वह कहती है कि ये एटीट्यूड आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, आप जो है रोब वाले मुर्तसिम ही अच्छे लगते हो। तभी उनमें रोमांस शुरू हो जाता है और वकास और उनकी बेगम जो है वो खड़े देख रहे होते हैं। तभी मुर्तसिम कहता है कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और उसे खुश रहने दें। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है और मीरब अच्छी तरह से जानती है कि उसे अपना हक कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। माँ बेगम को मुर्तसिम की कोई बात समझ में नहीं आती और वो सवालिया नज़रों से उसे देखती रह जाती हैं और मुर्तसिम अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ हया भी देखती है कि मीरब जो है वो मुर्तसिम के साथ नहीं आई। हया बहुत खुश हो जाती है और कहती है मुर्तसिम मैं उसको घर में देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुर्तसिम किसी भी हालत में मीरब को घर नहीं लेके आएगा क्योंकि उसने उसको रोहेल की गाड़ी में बैठते देख लिया है। मीरब भी है कि अपने ही पाँव पे खुद कुल्हाड़ियाँ मारने पे तुली हुई है, उसको क्या ज़रूरत थी रोहेल की गाड़ी में बैठने की। जहाँ मुर्तसिम उसको लेने आता है वहीं पहुँचता ही है कि उसे अपनी आंखों से देखता है कि मीरब रोहेल के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के कहीं घूमने फिरने जा रही है, लेकिन दर हकीकत जो असलियत होती है वो कुछ और ही होती है और किसी को पता ही नहीं होता कि वो किस लिए रोहेल की गाड़ी में बैठ के जा रही होती है, जबकि उसकी फ्रेंड भी उसके साथ होती है। लेकिन बस मुर्तसिम का वो सीन देखना ही था कि मुर्तसिम जो है वो आग बबूला हो जाता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। घर पहुंचता है तो माँ बेगम उसे कहती है कि तुम जाके मीरब को ले आओ। तभी वो कहता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगी और ना ही मैं उसे देखना चाहता हूँ। माँ बेगम इतनी हैरान होती है कि कल तक तो उसके रोग में इधर से उधर घूम रहा था और इतना उदास फिर रहा था कि जैसे मेरे कहते ही भाग के जाके मीरब को ले आएगा, लेकिन अब देखो फौरन ही पलट गया है और कह रहा है कि अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। ऐसा क्या हो गया? माँ बेगम भी परेशान हो जाती है, लेकिन मुर्तसिम जो है वो कमरे में जाकर यही सोचने लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या मैंने उसके साथ गलत किया। मैंने उसे टूट के चाहा था, उसकी हर जरूरियात पूरी की, उसे हमेशा उसके लिए स्टैंड लिया, अपने घर वालों के सामने खड़ा रहा और हमेशा उसी का साथ दिया। और उसका हाल देखो, रोहेल हैरान हो जाता है। उसने मुझे ही बुला के अब आगे बढ़ गई है और रोहेल के पास वापस चली गई है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा और मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। अब मुर्तसिम अपने फैसले से नहीं हटेगा और मैं मुर्तसिम अब मीरब को छोड़ के ही रहूंगा। उधर मीरब भी वो जब गाड़ी में बैठ जाती है तो वो सीन कुछ और ही होता है। मुर्तसिम ने जो देखा वो आंखों का धोखा होता है और मीरब जो है वो किसी काम के लिए उसकी गाड़ी में बैठती है। उसका मकसद रोहेल के साथ जाके फन करना हरगिज नहीं होता और ना ही उसको बढ़ावा देना होता है कि हाँ मुर्तसिम मेरी जिंदगी से निकल गया है तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ आपको नजरों का धोखा होता है। और जब मुर्तसिम मीरब से कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तो वो मीरब की एक बात नहीं सुनता। मीरब उसे कहती रहती है कि मुर्तसिम मेरी बात तो सुनो, मुर्तसिम सुनो तो सही, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुर्तसिम मुझे सफाई का मौका तो दो। लेकिन मुर्तसिम है कि वो बस एक ही तवातर से खुद ही सारे फैसले सुनाता, घर वापस आ जाता है और मीरब ये तलब से देखती रह जाती है कि आखिर ये मुर्तसिम को हुआ क्या है। उसको ये अंदाजा भी नहीं होता कि उसने रोहेल की गाड़ी में उसको बैठते देख लिया है, इसलिए उसका ये रद्द अमल है कि वो इस कदर शदीद गुस्से में है कि अब वो किसी की नहीं सुन रहा। मीरब उसे कहती रहती है कि मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात तो सुन लो, लेकिन नहीं, मुर्तसिम उसकी एक नहीं सुनता और इसी के नतीजे में वो उसको छोड़ने का फैसला कर लेता है। जहाँ मीरब जो है वो उसका इंतजार कर रही है कि एक ना एक दिन मुर्तसिम आएगा और मुझे लेके जाएगा। वहीं मुर्तसिम उसको जिंदगी से निकालने का फैसला कर चुका है, लेकिन बात खत्म तब होगी जब रोहेल की कॉल आएगी और वो उसे सारी हकीकत बताएगा
کہ تم نے جو دیکھا وہ غلط تھا، اور ہماری دوست بھی ہمارے ساتھ ہی، ہم ایک ایمرجنسی میں گاڑی میں بیٹھ کے فٹافٹ وہاں سے گئے تھے، ہم لوگ کوئی فن کرنے یا آؤٹنگ کرنے نہیں گئے تھے. تم نے غلط سمجھا ہے میرب کو، میرب ہمیشہ تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی. میں اسے چاہتا تھا لیکن وہ میرا یک طرفہ پیار تھا اور وہ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس نے آج تک اس بات کا اقرار کیا ہے. اور اب تم بھی اسے اپنا لو کیونکہ وہ ہیرا ہے اور اس کی قدر تمہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں تو اس کی زندگی میں جگہ بنا نہیں پایا اور اب تم ہی بنا لو. اور کیونکہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس نے دیکھو مجھے ٹھکرا کے ہمیشہ تمہیں ترجیح دی ہے. مرتسم کو روہیل کے منہ سے یہ سب باتیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ بہت حیران ہوتا ہے سن کے کہ میرب نے میرے لیے روہیل کو چھوڑ دیا جو کہ اس کا کلاس فیلو تھا اور اس کی پرانی محبت تھا اور اس سے ملنے چوری چوری جایا کرتی تھی. لیکن روہیل اسے بتا دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم صرف اچھے دوست ہیں اور وہ تو مجھے آج بھی اپنا اچھا دوست مانتی ہے. اور تم ہو کہ اس سے اتنا پیار کرتے ہو پھر بھی اس پہ اتنا یقین نہیں کر سکے کہ وہ صرف تمہاری ہے اور وہ کسی اور کو دیکھتی بھی نہیں کسی کی طرف. مرتسم بہت شرمندہ ہوتا ہے اور بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اب میں میرب کو کیا منہ دکھاؤں گا، پتہ نہیں اب میرب وہ تو اتنی انا کی اور اکڑ کی ضدی ہے کہ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ آئے گی بھی یا نہیں. اسی کشمکش میں مرتسم جو ہے وہ میرب کے پاس چلا جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھولتی ہے میرب، تو وہ کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے، اب کیا لینے آئے ہو؟ پہلے جب میں کہہ رہی تھی میری کوئی بات سن لو تب تو تم نے میری ایک بات نہیں سنی، اب کیا لینے آئے ہو؟ کچھ باقی رہ گیا ہے؟ کچھ اور کہنا باقی ہے؟ میری اور کتنی انسلٹ کرنا باقی ہے؟ تم نے مجھے لوارث سے سمجھ لیا ہے، نکال تو دیا ہے تم نے مجھے اپنے گھر میں سے، اب اپنے دل سے بھی نکال دو اور بھول جاؤ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. یہی بات ابھی وہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ مرتسم اس کو چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اب کچھ بولنے کا موقع دو، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز میرے ساتھ گھر چلو. میرب کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی. تبھی مرتسم اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم میری بیوی ہو اور میں دیکھتا ہوں تم میرے ساتھ کیسے نہیں جاتی. میرب کہتی ہے کہ اس طرح سے اکڑ جتاؤ گے، زبردستی کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جاؤں گی، پیار سے کہو تو میں سوچ سکتی ہوں. مرتسم کہتا ہے کہ اکڑ تو مجھ میں بھی بہت ہے لیکن میں تمہیں اسی اکڑ کے ذریعے لے کے جاؤں گا کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تم سے دور نہیں رہ سکتا. اور اسی میں وہ اقرار محبت کر دیتا ہے اور اس کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے. گھر پہنچتے ماں بیگم دروازے پہ کھڑی ملتی ہے تو وہ ان کا ویلکم کرتی ہے. حیا بھی پاس کھڑی بس اترا رہی ہوتی ہے کہ یہ پھر سے واپس آ گئی. تبھی میرب اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ لو میں تو واپس آ گئی اور تم کب جا رہی ہو اس گھر سے؟ مجھے لگتا ہے تمہاری جلد از جلد شادی ہونے والی ہے اور تم یہاں سے نکل جاؤ گی. تم نے اتنی کوشش کی مرتسم اور مجھ میں دوریاں پیدا کرنے کی لیکن تم ایسا نہیں کر سکی. اب دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہو گیا ہے. حیا کہتی ہے اپنی اوقات میں رہو، میں تمہیں دوبارہ سے اس گھر سے نکلوا سکتی ہوں اور پھر تم اس کی زندگی میں نظر بھی نہیں آؤ گی. میرب کہتی ہے کہ کتنی کوششیں کرو گی، اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم دونوں اب کبھی جدا نہیں ہو سکتے. اب تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور اپنے لیے ایک اچھے جیون ساتھی کا جو ہے وہ انتخاب کر لو اور شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤ. کیونکہ مرتسم تو اب تمہیں ملنے سے رہا اور اب مرتسم صرف میرا ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. ہم ایسے ہی ہنسی خوشی رہیں گے اور تم ہمیں دیکھ کے صرف جلتی رہو گی. اس کا یہی حل ہے کہ تم اب شادی کر کے اپنے گھر چلی جاؤ اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو. اب حیا کی بھی شادی ہو جائے گی اور وہ بھی اپنے گھر چلی جائے گی اور مرتسم اور میرب جو ہے وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے. ہمارے ویڈیوز کیسے لگے ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب تو ماں بیگم نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرب کو لے آؤ مرتسم، میں اس کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن اب مرتسم کسی بھی حالت میں میرب کو گھر نہیں لے کے آئے گا کیونکہ اس نے اس کو روہیل کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا ہے. میرب بھی ہے کہ اپنے ہی پاؤں پہ خود کلاڑیاں مارنے پہ تلی ہوئی ہے. اس کو کیا ضرورت تھی روہیل کی گاڑی میں بیٹھنے کی؟ جہاں مرتسم اس کو لینے آتا ہے وہیں پہنچتا ہی ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہے. لیکن در حقیقت جو اصلیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس لیے روہیل کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے جبکہ اس کی فرینڈ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بس مرتسم کا وہ سین دیکھنا ہی تھا کہ مرتسم جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے. گھر پہنچتا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہیں کہ تم جا کے میرب کو لے آؤ. تبھی وہ کہتا ہے کہ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی اور نہ ہی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. ماں بیگم اتنی حیران ہوتی ہیں کہ کل تک تو اس کے روگ میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور اتنا اداس پھر رہا تھا کہ جیسے میرے کہتے ہی بھاگ کے جا کے میرب کو لے آئے گا. لیکن اب دیکھو فوراً ہی پلٹ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی. ایسا کیا ہو گیا؟ ماں بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہیں. لیکن مرتسم جو ہے وہ کمرے میں جا کے یہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا میں نے اس کے ساتھ غلط کیا؟ میں نے اسے ٹوٹ کے چاہا تھا، اس کی ہر ضروریات پوری کی، اسے ہمیشہ اس کے لیے اسٹینڈ لیا، اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا رہا اور ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا. اور اس کا حال دیکھو، اس نے مجھے ہی بلا کے اب آگے بڑھ گئی ہے اور روہیل کے پاس واپس چلی گئی ہے. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اب مرتسم اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا اور میں مرتسم اب میرب کو
کو چھوڑ کے ہی رہوں گا. ادھر میرب بھی وہ جب گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ سین کچھ اور ہی ہوتا ہے. مرتسم نے جو دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے اور میرب جو ہے وہ کسی کام کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھتی ہے. اس کا مقصد روہیل کے ساتھ جا کے فن کرنا ہرگز نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے کہ ہاں مرتسم میری زندگی سے نکل گیا ہے تو میں تمہاری زندگی میں واپس آ سکتی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کو نظروں کا دھوکا ہوتا ہے. اور جب مرتسم جو ہے میرب سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا, تم تو یہ ہو تم تو وہ ہو, تو وہ میرب کی ایک بات نہیں سنتا. میرب اسے کہتی رہتی ہے کہ مرتسم میری بات تو سنو, مرتسم سنو تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. مرتسم مجھے صفائی کا موقع تو دو. لیکن مرتسم ہے کہ وہ بس ایک ہی تواتر سے خود ہی سارے فیصلے سناتا, گھر واپس آ جاتا ہے اور میرب یہ تلخ سے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آخر مرتسم کا ہوا کیا ہے. اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے روہیل کی گاڑی میں اس کو بیٹھتے دیکھ لیا ہے, اس لیے اس کا یہ رد عمل ہے کہ وہ اس قدر شدید غصے میں ہے کہ اب وہ کسی کی نہیں سن رہا. میرب اسے کہتی رہتی ہے کہ میری بات سن لو, ایک بار میری بات تو سن لو, لیکن نہیں, مرتسم اس کی ایک نہیں سنتا اور اسی کے نتیجے میں وہ اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. جہاں میرب جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن مرتسم آئے گا اور مجھے لے کے جائے گا, وہیں مرتسم اس کو زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر چکا ہے. لیکن بات ختم تب ہوگی جب روہیل کی کال آئے گی اور وہ اسے ساری حقیقت بتائے گا کہ تم نے جو دیکھا وہ غلط تھا. ہماری دوست بھی ہمارے ساتھ ہی, ہم ایک ایمرجنسی میں گاڑی میں بیٹھ کے فٹافٹ وہاں سے گئے تھے. ہم لوگ کوئی فن کرنے یا آؤٹنگ کرنے نہیں گئے تھے. تم نے غلط سمجھا ہے میرب کو. میرب ہمیشہ تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی. میں اسے چاہتا تھا لیکن وہ میرا یک طرفہ پیار تھا اور وہ بالکل بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اس نے آج تک اس بات کا اقرار کیا ہے. اور اب تم بھی اسے اپنا لو کیونکہ وہ ہیرا ہے اور اس کی قدر تمہیں ہونی چاہیے, کیونکہ میں تو اس کی زندگی میں جگہ بنا نہیں پایا اور اب تم ہی بنا لو. اور کیونکہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اس نے دیکھو مجھے ٹھکرا کے ہمیشہ تمہیں ترجیح دی ہے. مرتسم کو روہیل کے منہ سے یہ سب باتیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں اور بہت حیران ہوتا ہے سن کے کہ میرب نے میرے لیے روہیل کو چھوڑ دیا جو کہ اس کا کلاس فیلو تھا اور اس کی پرانی محبت تھا اور اس سے ملنے چوری چوری جایا کرتی تھی. لیکن روہیل اسے بتا دیتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, ہم صرف اچھے دوست ہیں اور وہ تو مجھے آج بھی اپنا اچھا دوست مانتی ہے. اور تم ہو کہ اس سے اتنا پیار کرتے ہو پھر بھی اس پہ اتنا یقین نہیں کر سکے کہ وہ صرف تمہاری ہے اور وہ کسی اور کو دیکھتی بھی نہیں کسی کی طرف. مرتسم بہت شرمندہ ہوتا ہے اور بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اسے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. اب میں میرب کو کیا منہ دکھاؤں گا, پتہ نہیں اب میرب وہ تو اتنی انا کی اور اکڑ کی ضدی ہے کہ پتہ نہیں اب وہ میرے ساتھ آئے گی بھی یا نہیں. اسی کشمکش میں مرتسم جو ہے وہ میرب کے پاس چلا جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھولتی ہے میرب, تو وہ کہتی ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے, اب کیا لینے آئے ہو. پہلے جب میں کہہ رہی تھی میری کوئی بات سن لو تب تو تم نے میری ایک بات نہیں سنی, اب کیا لینے آئے ہو, کچھ باقی رہ گیا ہے, کچھ اور کہنا باقی ہے, میری اور کتنی انسلٹ کرنا باقی ہے. تم نے مجھے لوارث سے سمجھ لیا ہے, نکال تو دیا ہے تم نے مجھے اپنے گھر میں سے, اب اپنے دل سے بھی نکال دو اور بھول جاؤ مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا. یہی بات ابھی وہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ مرتسم اس کو چپ کرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھی اب کچھ بولنے کا موقع دو, میں معافی مانگنے آیا ہوں, میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور میں بہت شرمندہ ہوں, پلیز میرے ساتھ گھر چلو. میرب کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا, میں تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں جانا چاہتی اور اپنی بیوی کو. اب تو ماں بیگم نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرب کو لے آؤ مرتسم, میں اس کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن اب مرتسم کسی بھی حالت میں میرب کو گھر نہیں لے کے آئے گا کیونکہ اس نے اس کو روہیل کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ لیا ہے. میرب بھی ہے کہ اپنے ہی پاؤں پہ خود کلاڑیاں مارنے پہ تلی ہوئی ہے. اس کو کیا ضرورت تھی روہیل کی گاڑی میں بیٹھنے کی. جہاں مرتسم اس کو لینے آتا ہے وہیں پہنچتا ہی ہے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرب روہیل کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں گھومنے پھرنے جا رہی ہے. لیکن در حقیقت جو اصلیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس لیے روہیل کی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے, جبکہ اس کی فرینڈ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن بس مرتسم کا وہ سین دیکھنا ہی تھا کہ مرتسم جو ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے. گھر پہنچتا ہے تو ماں بیگم اسے کہتی ہیں کہ تم جا کے میرب کو لے آؤ. تبھی وہ کہتا ہے کہ وہ اب یہاں کبھی نہیں آئے گی اور نہ ہی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. ماں بیگم اتنی حیران ہوتی ہیں کہ کل تک تو اس کے روگ میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور اتنا اداس پھر رہا تھا کہ جیسے میرے کہتے ہی بھاگ کے جا کے میرب کو لے آئے گا. لیکن اب دیکھو فوراً ہی پلٹ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب وہ یہاں کبھی نہیں آئے گی. ایسا کیا ہو گیا؟ ماں بیگم بھی پریشان ہو جاتی ہیں. لیکن مرتسم جو ہے وہ کمرے میں جا کر یہی سوچنے لگ جاتا ہے کہ آخر ایسا کیا میں نے اس کے ساتھ غلط کیا. میں نے اسے ٹوٹ کے چاہا تھا, اس کی ہر ضروریات پوری کی, اسے ہمیشہ اس کے لیے اسٹینڈ لیا, اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا رہا اور ہمیشہ اسی کا ساتھ دیا. اور اس کا حال دیکھو, اس نے مجھے ہی بلا کے اب آگے بڑھ گئی ہے اور روہیل کے پاس واپس چلی گئی ہے. میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا اور میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اب مرتسم اپنے فیصلے سے نہیں ہٹے گا اور میں مرتسم اب میرب کو چھوڑ کے ہی رہوں گا. ادھر میرب بھی وہ جب گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ سین کچھ اور ہی